आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने और महंगाई पर नियंत्रण रखने के लिए भारत आटा और भारत चावल की खुदरा बिक्री के दूसरे चरण का किया शुभारंभ। भारत ब्रांड के अंतर्गत चावल 34 रुपए प्रति किलो और आटा 30 रुपए प्रति किलो की दर पर करवाया जा रहा है उपलब्ध। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए मुख्य कृषि फसलों केवल खरीफ के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान किए जारी। अनुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन लगभग 1650 लाख टन है अनुमानित। हरियाणा सरकार किसानों को पराली को खेत में मिलाकर खाद के रूप में उपयोग करने के लिए कर रही है प्रेरित। इससे किसानों को भूमि की उर्वरता में बढ़ोतरी के साथ साथ हो रहा है आर्थिक लाभ। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्र सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण रखने और आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्रीय भंडार एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से सस्ती दरों पर चावल और आटा बेचने के दूसरे चरण की शुरुआत की है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ब्रांड के अंतर्गत चावल 34 रुपए प्रति किलो और आटा 30 रुपए प्रति किलो की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर सरकार 22 किस्म के खाद्य पदार्थों की कीमतों की निगरानी करती है और बाजार में कीमतें बढ़ने पर मूल्य स्थिरीकरण निधि से सस्ती दरों पर लोगों को दालें, टमाटर, प्याज, चावल और आटा उपलब्ध करवाया जाता है। भारत ब्रांड के अंतर्गत अब केंद्र सरकार सस्ता चावल और आटा भी उपलब्ध करवा रही है। भारत ब्रांड के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बाजार में बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ये फैसला करती है जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने प्याज, टमाटर और दालें भी सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने का फैसला किया था। भारत आटा और भारत चावल 5 और 10 किलो की बोरी में नेफेड, केंद्रीय भंडार और एनसीसीएफ के आउटलेट्स और मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। फार्मर्स का तो हम लगभग गेहूं और धान पूरा खरीद लेते हैं एमएसपी के ऊपर, और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के द्वारा जब भी जनरल मार्केट में थोड़ा प्राइस राइजिंग ट्रेंड रहता है, हम आम आदमी के लिए, सामान्य कंज्यूमर के लिए भी एक रिलीफ देने के लिए मोदी जी के द्वारा ये जो गत 3-4 साल से प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड हमने शुरू किया है, उस योजना में ये आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ब्रांड के दूसरे चरण की शुरुआत में अभी 3.69 लाख मैट्रिक टन गेहूं और 2.91 लाख मैट्रिक टन चावल सस्ती दरों पर बेचने के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब सहित दूसरे राज्यों से एमएसपी पर धान की खरीद की जा रही है और करीब 5,38,000 किसानों के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए मुख्य कृषि फसलों केवल खरीफ के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 89.37 लाख टन अधिक एवं औसत खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 124.59 लाख टन अधिक है। चावल, ज्वार और मक्का के अच्छे उत्पादन के कारण खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। वर्ष 2024-25 के दौरान खरीफ चावल का उत्पादन 1199.34 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के खरीफ चावल उत्पादन से 66.75 लाख टन अधिक और औसत खरीफ चावल उत्पादन में 114.83 लाख टन अधिक है। खरीफ मक्का का उत्पादन 245.41 लाख टन
एवं खरीफ पोषक मोटे अनाजों का उत्पादन 378.18 लाख टन अनुमानित है। इसके अलावा 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनों का उत्पादन 59.54 लाख टन अनुमानित है। 2024-25 के दौरान देश में कुल खरीफ तिलहन उत्पादन 257.45 लाख टन अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष के खरीफ तिलहन उत्पादन की तुलना में 15.83 लाख टन अधिक है। वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ मूंगफली का उत्पादन 103.60 लाख टन एवं सोयाबीन का उत्पादन 133.60 लाख टन अनुमानित है। वहीं गन्ने का उत्पादन 4,399.30 लाख टन अनुमानित है। कपास का उत्पादन 299.26 लाख गांठें प्रति गांठ 170 किलोग्राम अनुमानित है। पटसन एवं मेस्ता का उत्पादन 84.5 लाख गांठें प्रति गांठ 180 किलोग्राम अनुमानित है। यह अनुमान राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किए गए हैं। राज्यों से प्राप्त फसलों के क्षेत्रफल को रिमोट सेंसिंग, साप्ताहिक फसल मौसम निगरानी समूह और अन्य एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के साथ सत्यापित और त्रिकोणित किया गया है। पहली बार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से किए जा रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे DCS के आंकड़ों का उपयोग क्षेत्रफल के अनुमानों के लिए तैयार करने के लिए किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को पराली को खेत में मिलाकर खाद के रूप में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे न केवल भूमि की उर्वरता में वृद्धि हो रही है बल्कि किसानों के लिए आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित हो रहे हैं। इससे राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में कमी भी आई है। मंगलवार को मंत्री राणा ने कहा कि फसल अवशेष को खेत में मिलाने से मृदा में कार्बन और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अगली फसलों की पैदावार में भी वृद्धि होती है। उन्होंने बताया कि कई प्रगतिशील किसान अब फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर उर्वरक के 5 क्विंटल प्रति एक फसल की पैदावार में वृद्धि हो रही है, बल्कि यूरिया की खपत भी कम होकर लागत में कटौती हो रही है। यमुनानगर जिले के बकाना गांव के किसान राजेश सैनी का उदाहरण देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने पिछले 3 वर्षों से पराली को जलाने के बजाय खेत की मिट्टी में मिलाया है, जिससे उनकी फसल की पैदावार लगभग 6 क्विंटल प्रति एकड़ बढ़ गई है। इस तरीके से उनकी प्रति एकड़ वार्षिक आय में 10,000 से 15,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि हरियाणा में लगभग 28 लाख एकड़ भूमि पर धान की खेती होती है। इस साल राज्य सरकार द्वारा किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए चलाई गई मुहिम का नतीजा है कि पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। इसमें FIR हुई है 273 के करीब हुई है। पिछले सालों से तो कम होने लग रहा है, डेली आए साल कम हो जाता है ये, क्योंकि सरकार सब्सिडी पे बहुत प्रयास करके मशीनें दे रही है किसानों को, उसकी वजह से कम हो जाती हैं पराली की घटनाएं। पंजाब में तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, भाई आप हरियाणा की तरह क्यों नहीं प्रयास करते। हरियाणा तो बिल्कुल ही अपने बहुत प्रयास कर रहे हैं। पराली की घटनाएं हर साल कम हो जाती हैं, इसलिए क्योंकि मशीनें हैं, अपने अधिकारियों को भी लगाता है उसमें। और हमारा किसान जो है वो इस बात को समझता है भी पराली जो है जितनी खेत में खपाई जाएगी उतने खेत फर्टाइल हो जाएगा, पैदावार बढ़ेगी। एक DAP की भी थोड़ी आ रही है। और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन किया। इस मौके पर देश भर से 100 से ज्यादा शिल्पकारों ने अपने शिल्प और कौशल का प्रदर्शन किया। इस मौके पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा भी उपस्थित रहे।
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और पंजाब से लेकर बंगाल तक का हुनर इन दिनों राजधानी दिल्ली के INA मार्केट स्थित दिल्ली हाट में बिखरा हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिल्ली हाट में मंगलवार से शुरू हो रहे 15 दिवसीय शिल्प समागम 2024 का उद्घाटन किया। इस मौके पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिल्ली हाट में विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग सहित समाज के ऐसे शिल्पकारों के कौशल और उत्पादों का जायजा लिया जिन्हें मंत्रालय की अलग अलग योजनाओं का लाभ पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री ने ऐसे शिल्पकारों के साथ संवाद भी किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका मंत्रालय समाज के वंचितों के सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास पर भी जोर दे रहा है। आज 110 लाभार्थी यहाँ पर अपना स्टॉल देश के विभिन्न राज्यों से लेकर आए हैं, लगाया है। उनको सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे समाज का जो सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति भी है, उसको भी सशक्त बनाने का अभियान हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो यह किया जा रहा है और हमारे ऐसे लाभार्थियों को उसमें के साथ जोड़ते हुए उनको भी सशक्त बनाने का जो हमारा अभियान है, इस अभियान को आने वाले समय में और तीव्रता के साथ में इसको बढ़ाया जाएगा। दिल्ली हाट में आयोजित विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने ट्यूलिप ब्रांड का भी अनावरण किया। इस ब्रांड के जरिए देश के शिल्पकारों के उत्पादों को विदेशी बाजार तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि उनकी कोशिश है कि देश के साथ साथ विदेशों में भी भारतीय शिल्पकारों के उत्पाद पहुंचे और देश के आर्थिक विकास में योगदान दें। मैंने देखा कि एक से एक चीजें लेकर आए हैं लोग बाग, जो अपने स्थान पर अपने राज्यों में या शहरों में बनाते थे, लेकिन उनको बेचने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। ये एक ऐसा सशक्त प्लेटफॉर्म उनको मिला है और इसको ट्यूलिप ब्रांड के साथ में जोड़े जाने से आने वाले समय में न केवल उनकी पहचान बढ़ेगी, बल्कि पहचान के साथ साथ रूप में आर्थिक सशक्तिकरण का भी लाभ उनको मिलेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय शिल्प समागम जैसे आयोजनों के जरिए अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों से संबंधित लाभार्थियों को सीधे बाजार से जोड़कर उन्हें मुख्य धारा में लाकर सशक्त बना रहा है। अब मंत्रालय की कोशिश है कि देश के शिल्पकारों को सीधे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों और बाजारों तक जोड़ा जाए। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, DD न्यूज। और गुणवत्तापूर्ण कृषि और बागवानी बीजों को लोगों तक आसानी से पहुंचाने के मिशन के तहत सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM ने अपने पोर्टल पर बीजों की 170 श्रेणियों को नया रूप देते हुए पेश किया है। फसल के आगामी सीजन से पहले तैयार की गई किस्मों में लगभग 8000 बीजों की किस्में शामिल हैं, जिन्हें देश भर में प्रसार के लिए केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ ही अन्य सरकारी निकायों द्वारा खरीदा जा सकता है। राज्य बीज निगमों और अनुसंधान निकायों सहित हितधारकों के साथ परामर्श के बाद GEM पोर्टल पर बीज खरीद के लिए बीज श्रेणियों का ढांचा तैयार किया गया है। भारत सरकार के मौजूदा नियम और विनियम तथा आवश्यक पैरामीटर शामिल होने से अधिकारियों के लिए खरीद की पूरी प्रक्रिया आसान हो गई है। नई श्रेणियों की शुरुआत पोर्टल के माध्यम से श्रेणी आधारित खरीद को बढ़ावा देने के लिए GEM की व्यापक रणनीति का एक हिस्सा है। दक्षता पर जोर देने के साथ बीजों की श्रेणी आधारित खरीद का उद्देश्य निविदा प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को कम करना, सरकारी खरीद में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और साथ ही देश भर में विक्रेताओं की भागीदारी को बढ़ाना है। देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें PM किसान समृद्धि केंद्र भी एक है। योजना के तहत किसानों को एक ही स्थान पर सभी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि PM किसान समृद्धि केंद्र वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे। इनमें खाद, बीज, कृषि उपकरण और मिट्टी परीक्षण के अतिरिक्त खेती किसानी से संबंधित अन्य जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। PM किसान समृद्धि केंद्रों का उद्देश्य है कि एक ही स्थान पर किसानों को मिट्टी, बीज, उर्वरक इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही इन केंद्रों को कस्टम हायरिंग सेंटर से जोड़कर किसानों को कृषि संबंधी छोटे और बड़े उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएं। किसानों को कृषि की बेहतर पद्धतियों और विभिन्न शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारियां प्रदान की जाएं।
ग्राम पंचायतों में पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित हो जाने से किसानों को अन्य स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। झारखंड के दुमका में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस धरती की रोटी बेटी माटी को बचाने के लिए झारखंड की जनता संकल्पबद्ध है। संथाल परगना में आदिवासी भाई बहनों की आबादी सिर्फ 28% बची है, कभी ये 44% थी। इस संकट को यहाँ की जनता ने पहचाना है और इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है। ये घुसपैठिए हमारी बेटियों के लिए संकट बन गए, झारखंड की माटी के लिए संकट बन गए, रोजगार रोटी के लिए संकट बन गए हैं। ये संकट बड़ा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या 44% से घट के केवल 28% रह गई है। ये बड़ा खतरा है और ये खतरा जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी की सरकार के कारण पैदा हुआ है। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो खेड़ ब्रह्मा और मिर्जापुर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि इंदौर और सोनकच्छ मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की खेड़ ब्रह्मा मंडी में 4 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2700 रुपए। 5 नवंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2750 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 नवंबर को गेहूं का भाव था 2951 रुपए। 5 नवंबर को इसके सौदे 140 रुपए लुढ़ककर 2811 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की ही सोनकच्छ मंडी में 4 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2751 रुपए। 5 नवंबर को इसके भाव 21 रुपए नरम होकर 2730 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में बीते सोमवार को धारा गेहूं का भाव था 2700 रुपए। मंगलवार को इसके भाव 15 रुपए चढ़कर 2715 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो यहाँ की मेहरौनी मंडी में 5 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2600 रुपए। आनंद नगर मंडी में गेहूं 2350 रुपए पर बिका, जबकि जहानाबाद मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 2302 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132,92,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की उपज 1,105,54,000 टन रही थी, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 27,38,000 टन अधिक है। मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक सीमित देखने को मिल रही है। मंगलवार को केरल और तमिलनाडु की कुछ ही मंडियों में लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक केरल की पलक्कड़ मंडी में 4 नवंबर को लाल मिर्च का भाव रहा 17,500 रुपए। 5 नवंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 17,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसी तरह तमिलनाडु की अन्ना नगर मंडी में लाल मिर्च के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 नवंबर को लाल मिर्च का भाव था 22,000 रुपए। 5 नवंबर को इसके सौदे 1,000 रुपए उछलकर 23,000 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही रासीपुरम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लाल मिर्च के भाव स्थिर रहे। यहां 4 और 5 नवंबर को लाल मिर्च 22,000 रुपए पर बिकी। बता दें कि भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था।
जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन पर पहुंच गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि इस साल यानी 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में मुख्य रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। इस मौसम में कैसे रखें? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और पंजाब में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जिस तरह इंसान अपनी जरूरतों को समझता है, उसी तरह किसान फसलों की जरूरतों को समझते हैं। ये समय बुवाई और कटाई के लिहाज से बहुत अहम है। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ के किसान बैंगन, टमाटर और प्याज की नर्सरी तैयार करें। मूंगफली की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। वहीं गुजरात में तैयार मूंगफली की खुदाई का काम करें। गुजरात में तिल, सोयाबीन, उड़द और मूंग की कटाई समय पर कर लें। गुजरात में इन दिनों रब्बी की दलहनी फसलों की बुवाई कर सकते हैं। गुजरात के किसान टमाटर, मिर्च और बैंगन की रोपाई का काम करें। छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह है कि वो अगेती कोदो और कुटकी मिलेट्स की तैयार फसल समय पर काट लें। छत्तीसगढ़ में मूंगफली की खुदाई करें। तैयार मूंग की कटाई भी समय पर कर लें, नहीं तो खराब होने का डर है। सब्जियों की तुड़ाई भी समय पर करते रहें। छत्तीसगढ़ के किसान इन दिनों सरसों की बुवाई कर सकते हैं। पंजाब में तैयार धान, मक्का और मूंग की कटाई करें। यहाँ के किसान कपास की चुनाई भी करते रहे। पंजाब में बैंगन की रोपाई करें। यहाँ के किसान मध्य और पछेती किस्म की फूल गोभी की रोपाई भी कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम के लिए गाजर, मूली, शलजम और पालक जैसी सब्जियों की बुवाई करें। इन दिनों पंजाब में लहसुन और अगेती मटर की बुवाई भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सरसों और चने की बुवाई के लिए भी पंजाब में ये मौसम अनुकूल है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने 37 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने 40 कार्यकर्ताओं को पार्टी अनुशासन का पालन नहीं करने और पार्टी नियम तोड़ने के लिए निष्कासित कर दिया। भाजपा ने निष्कासित कार्यकर्ताओं के नाम भी जारी किए हैं। भाजपा का ये फैसला महायुति गठबंधन द्वारा महाराष्ट्र के लिए बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र पेश करने के बाद आया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने ब्रजराज उत्सव 2024 में हिस्सा लिया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के लोलाब वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने चल रही मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। पेंशनभोगी कल्याण विभाग 1 से 30 नवंबर तक देश भर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का आयोजन कर रहा है। अभियान 3.0 के तहत देश भर के 800 जिलों शहरों में शिविर लगाए जाएंगे।
और प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय रेलवे ने भी अपने स्तर पर सुरक्षा का खास इंतजाम करना शुरू कर दिया है। महाकुंभ में लगभग 10 करोड़ लोगों का ट्रेन से आने का अनुमान है। प्रयागराज रेल मंडल द्वारा महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए पहली बार सीसीटीवी कैमरों के साथ एफआर कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। अरबपति और इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल को अमेरिकी एयरलाइंस कंपनी साउथ वेस्ट एयरलाइंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL देश में 4G नेटवर्क डिलीवर करने के मामले में नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। BSNL की तरफ से अब तक 50,000 से ज्यादा 4G मोबाइल टावर स्थापित कर दिए गए हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।